So welcome children in the next session. Yesterday we were discussing development of secondary sexual characters. Today we'll be discussing reproductive phase in humans. तो आप अच्छे से जानते हो कि फिजिकल चेंज जो आपने पढ़ी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एडोलिसेंस के दौरान और आपने और वो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के हवाले से भी जाना। अब रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में हम जानना चाहेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस। हाँ, रिप्रोडक्टिव फेज व्हाट एक्चुअली दिस इज। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जो ही बलूगियत आती है, एक बच्चे में जो ही बलूगियत आती है, व्हेन ही इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट द रिप्रोडक्शन, यानी इस सलाहियत पे पहुंचता है कि अब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। किस लिए? ताकि उसकी नस्ल आगे बढ़े। अदरवाइज इफ वी स्टॉप रिप्रोडक्शन तो हम नीचे एवरेज लाइफ स्पैन 70 इयर्स, चलो 100 इयर्स लेते हैं एक इंसान का लाइफ स्पैन। आफ्टर 100 इयर्स देयर विल बी नो मोर ह्यूमंस अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज, गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ये इसका अहम मकसद है। अब रिप्रोडक्शन के अहल बनने के लिए एडोलेसेंस से होते हुए प्यूबरिटी एक बच्चा पहुंचता है या बच्ची पहुंच जाती है। तो ये एडोलेसेंस जो मैंने आपसे कहा है कि शुरू हो जाती है फ्रॉम द एज ऑफ 11 एंड कंटिन्यूज टू एज ऑफ 19। 11 से 19 तक, यानी टीन एज में एडोलेसेंस कंप्लीट होती है और प्यूबरिटी पे एक बच्चा पहुंच जाता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल। नो डाउट कि लड़कियों में प्यूबरिटी लड़कों के मुकाबले में पहले ही आती है, लेकिन टीन एज में ये कंप्लीट होती है तो प्यूबरिटी पे पहुंच जाते हैं। प्यूबरिटी का मतलब ये होता है ये कि नाउ दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जब ये रिप्रोड्यूस करने के अहल बन जाते हैं, इनके गोनेट्स डेवलप होते हैं। डेवलप होने के साथ इनके गोनेट्स, जैसे मेल गोनेट्स मैंने आपको बताया है रहमी बेजा यानी टेस्टिस, और ओवरीज भी गोनेट्स हैं इन फीमेल्स, रहम बेजादन यानी ओवरीज। ये जब मैच्योर होते हैं तो ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ये गैमेट्स। अब ये गैमेट्स जो हैं, इन गैमेट्स से क्या होता है, यही गैमेट्स जो हैं दे आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। इन्हीं से लाइफ बनती है। इट्स द सेल, ये एक सेल होती है। जैसे मेल गैमेट का मैंने आपको बताया है स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम। अब बेटा ये प्यूबरिटी जो ही शुरू होती है, द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी जब होती है तो गैमेट्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, इन केस ऑफ फीमेल्स, जो फीमेल्स हैं इनमें ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं फ्रॉम अप टू द एज ऑफ 45 टू 50, यानी 45 से 50 साल तक की उम्र जब पहुंच जाती है औरतों में, तब तक ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। उसके बाद ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें कुछ चेंज आती है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन अगर आप मेल्स को देखोगे, इन केस ऑफ मेल्स, मर्दों को देखोगे, दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ। ये पूरी जिंदगी रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव रहते हैं, कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इनमें ये प्रोसेस रुकती नहीं है। वेल फीमेल्स में ये प्रोसेस रुक जाती है। तो बेटा गैमेट्स जो हैं, यानी इनका लाइफ लॉन्ग रिप्रोडक्शन है और इनका कंटिन्यू होता है अप टू द एज ऑफ 45 टू 50 इयर्स। फिर अगर कहीं और ज्यादा होगा, दैट्स द एक्सेप्शनल केस, हम उसको कहेंगे ये मुस्तस्नाई सूरत है। अब ये गैमेट्स जो होते हैं, यानी जो टेस्टिस या ओवरीज से खारिज हुए हैं, यानी मेल गैमेट स्पर्म है या फीमेल गैमेट ओवम है, ये गैमेट्स जो होते हैं, अगर आप औरतों में देखोगे, व्हेन मैच्योर गैमेट इज रिलीज्ड इन आफ्टर एवरी अबाउट 28 टू 30 डेज, यानी एक पुख्ता मुकम्मल एग सेल, यानी जिसे हम ओवम भी कहते हैं, औरतों में रिलीज होती है 28 से 30 दिन के अंदर। एक महीने में एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है। सो दे हैव 2 ओवरीज, इसलिए कभी 2 ओवरीज से क्या होते हैं, 2 एग्स रिलीज होंगे, तो दे कैन हैव ट्विन्स। इसीलिए कभी कभी दोनों एग्स फिर मैच्योर होते हैं तो ये 2 बच्चे पैदा होते हैं एक साथ। रीजन क्या है, ओवरीज 2 हैं,
यही वजह है। और रूल यह है कि एक ओवरी से 28 से 30 दिन के अंदर एक मैच्योर एग यानी मैच्योर ऊवम या ऊवा रिलीज होता है। यह मैच्योर एग जब रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद क्या होता है, इट वेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये किसके लिए इंतजार करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर इसको इस एग या ऊवम को, ये एग है, अगर इस एग सेल को फीमेल गैमीट जो है, अगर इसको स्पर्म मिल गया, मेल गैमीट अगर इसको मिल गया, अगर ये स्पर्म सेल इसके साथ मिल गई तो क्या होगा, देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना। जब फर्टिलाइजेशन होती है तब जाइगोट बनता है। जाइगोट इज अ कंप्लीट सेल। फिर इस जाइगोट का डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो जाके फीटस बनता है, फीटस होके फिर इन्फेंट बनता है आफ्टर बर्थ। यही इन्फेंट फिर क्या होता है, ये बेबी बनता है, मेल बॉय और मेल और फीमेल बेबी। और उसके बाद ये एडोलेसेंस से होके चला जाता है और एडोलेसेंस से फिर प्यूबर्टी पे पहुंच जाता है। प्यूबर्टी पे फिर ये भी होता है इसकी कैपेबल कि ये भी रिलीज करेगा एग और स्पर्म। चाहे मेल हो तो स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल हो तो एग रिलीज करेगा। यानी फिर इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, या oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ऊवम हो जाएगा। तो गरज की एक साइकिल है जहां से होते हुए ये मैच्योरेशन, ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब क्या है बेटा, ये फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या जरूरी है, पहले कि ओवरी से एक 28 या 30 दिन के अंदर एक ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है, उसका मिलना स्पर्म के साथ जरूरी है, तब फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुई तो क्या होगा, व्हाट इज द फेट ऑफ द एग, इट विल बी शेड ऑफ। ये खराब हो जाता है एंड इट इज शेड ऑफ, इसको फेंक दिया जाता है। अब मसला यहां है, ये 28 या 30 दिन के बाद आपने सुना होगा या देखा होगा, क्या है कि फीमेल्स के द्वारा यानी औरतों को क्या होता है, देयर इज मीनार्क होता है, एक चेंज आती है, यानी इनके अयाम बंदी होती है, अयाम्स आते हैं, जिसको आप हैजा कहते हैं, अयाम हैज, यानी जिससे आप मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं और अपनी प्लेन भाषा में आप उसको पीरियड्स भी कहते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन जो है, अयाम हैज जो है, इट कंटिन्यूज फॉर 4 to 6 days। अब कुछ औरतों में 4 दिन के लिए अयाम होते हैं और कुछ में 5 दिन के लिए, कुछ में ज्यादा से ज्यादा 6 दिन के लिए अयाम होते हैं। ये अयाम आफ्टर एवरी 28 to 30 days आते हैं। ये एक रेगुलर पीरियड है। इन अयामों के बाद क्या होता है, उनकी शुरू होता है सर, उन्हीं के बाद फिर क्या होता है, एग रिलीजिंग शुरू हो जाती है। On the 14th, 15th and 16th day after menstruation, तो ऐसा होता है, एग रिलीजिंग शुरू हो जाती है। ये अयाम जो है, ये पीरियड्स जो है, अयाम हैज जो है, इट कंटिन्यूज फॉर 4 to 6 days। लेकिन जब पहली बार ये अयाम होते हैं तो हम उसको मीनारक कहते हैं। फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, बुलूगियत के बाद पहले अयाम जो आते हैं उसको मीनारक कहा जाता है। और फिर ये अयाम, ये मीनारक मीन्स द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, शुरू होना इसका, तो ये फर्स्ट मीनारक होता है। तो यहां से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गई। अब ये मेंस्ट्रुएशन ये कंटिन्यू होती है फ्रॉम दिस फर्स्ट पीरियड टू आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 years इन वुमन। और ये औरतों में कंटिन्यू होती है, इस बुलूगियत से, मीनारक से शुरू हो जाता है और जब तक ये 50 साल की तकरीबन हो जाती है तब तक इनमें ये अयाम अब आते रहते हैं। और हर महीने में आफ्टर एवरी 28 to 30 days अयाम्स होते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट लास्ट्स इन वुमन फॉर 45 to 50 years। ओके, 50 years। अब ये अयाम का होना ही मतलब है कि आप ये एग्स रिलीज करेंगे। जब एग्स रिलीज करेंगे तब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तब जाइगोट बनेगा, जब जाइगोट बनेगा तब एम्ब्रियो बनेगा।
जब एम्ब्रियो बनेगा तब फीटस डेवलप होगा, यानी तब बच्चा बन जाएगा। अब 50 साल के बाद जब ये आयाम बंदी खत्म हो जाती है, दैट्स कॉल्ड मीनोपॉज। दैट्स कॉल्ड मीनोपॉज। मीनो फॉर मेंस्ट्रुएशन और पाज का मतलब रुकना। अब ये मीनोपॉज होता है, ये आयाम बंदी औरतों में रुक जाती है। दैट्स वाई जब ये रुक जाती है, नाउ दे डोंट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। अब ये एक मैच्योर एग रिलीज नहीं करते हैं। जब एग ही रिलीज नहीं हुआ, नाउ देयर आर नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, नो फीटस। अब कोई बच्चा होने का इम्कान नहीं रहता है। अब मुस्तस्नाई हालत में अगर कहीं हो, दैट्स द एक्सेप्शन, लेकिन जनरलाइजेशन यही है कि इसके बाद अब आयाम बंदी नहीं हुई तो अब oogenesis नहीं होगी, लेइंग ऑफ एग्स नहीं होगी, अब अंडे खारिज नहीं होंगे इस गोनेड से, फीमेल गोनेड से, ओवरी से। तो इसके बाद बच्चा बनने का ये जो चांस है ये खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं? मीनार्क। आप सुन पाते हो ना? हाँ। तो नेक्स्ट, इससे जब पहले जो ये मीनार्क होती है, इसके बाद ये पीरियड्स जो होते हैं, इनमें पहले इरेगुलरिटी होती है। यानी इरेगुलरिटी का मतलब कि 28 दिन के बाद आना है, कभी 20 दिन के बाद आएंगे, 28 दिन के बाद आना है या 30 दिन के बाद आना है, कभी 33 दिन के बाद आएंगे। इसका मतलब है पहले इसमें इरेगुलरिटी होती है, इसमें पहले एक पक्का निजाम नहीं रहता है, और कुछ देर के बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद इसमें फिर पीरियड्स में एक तसलसल आता है। फिर ये बिल्कुल 28 और 30 दिन या 30 दिन के बाद ये लगातार आते। अगर इसमें फिर भी इरेगुलरिटी आई तो बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। तो ये औरतों में ये चेंज आती हैं एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी। जब वो बलूगियत पे पहुंच जाते हैं तब जाके उनमें मीनार्क से शुरू होता है मेंस्ट्रुएशन, फिर कंटिन्यू हो जाती है, और ये लास्ट करती है कब तक? 45 से 50 साल तक। उसके बाद ये रुक जाती है, जिसे हम मीनोपॉज कहते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि हमने क्या जाना कि रिप्रोडक्टिव फेज कहां से शुरू होता है? प्यूबरिटी से। और इसमें क्या चेंज आती हैं? गैमीट्स रिलीज होते हैं गोनेड्स से, और फीमेल में 1 महीने में एक गैमीट, ये एक मैचवर गैमीट, जिसे हम एग कहेंगे या उवा कहेंगे, उवन कहेंगे, रिलीज होता है आफ्टर एवरी 28 to 30 डेज। फिर यही एग जब इसको स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट शुरू होते हैं, जाइगोट, एम्ब्रियो वगैरह बनता है। तो पहले पीरियड को जो लाइफ में आता है इस बच्ची में, उसे मीनार्क कहा जाता है। और इसमें इरेगुलरिटी होती है पहले, बाद में रेगुलरिटी आती है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू होती है आफ्टर एवरी 28 डेज, और 45 से 50 साल तक ये कंटिन्यू रहती है। उसके बाद रुक जाती है ये मेंस्ट्रुएशन, जिसको मेनोपॉज कहा जाता है। तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस। तो हम आगे चलेंगे इसके बाद कि हम देखेंगे अब ये रिप्रोडक्शन जब हो जाता है, मान लें फर्टिलाइजेशन भी हो गई, हाउ द सेक्स विल बी डिटरमाइंड। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ये क्या कहते हैं कि औरतों को ब्लेम किया जाता है कि ये सिर्फ बच्चियां पैदा करती हैं और बच्चे नहीं, इनके यहां सिर्फ लड़कियां होती हैं, इसके मां के यहां भी लड़कियां ही थी, इसको हर जगह लड़कियां, इनके खानदान में ही, तो ये लड़के पैदा नहीं कर सकते। बेटा ये एक मिथ गलत है। हम आपको आगे ये दिखाएंगे कि ये कैसे गलत है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। अब ये सेक्स को डिटरमाइन करना, क्या ये बेबी मेल है या फीमेल है, ये कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, या क्या ये औरत रेस्पॉन्सिबल है या मर्द रेस्पॉन्सिबल है। अक्सर औरतों पे ब्लेम आती है, लेकिन ऐसा गलत है। बेटा आप लोगों ने देखा है जो ये गैमीट होता है ये हैप्लॉइड है। Haploid in nature, it contains one n number of chromosomes. आप जो सेल हमारे पास है, एवरी सेल, गैमीट भी एक सेल है, ये सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ, यस, क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स आर द मैसेंजर्स विच कंटेन इंस्ट्रक्शंस। क्रोमोसोम्स ऐसी चीज हैं जिनके अंदर इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शंस, क्रोमोसोम्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बच्चा कैसा होगा। जैसे इन्हीं के अंदर हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस जो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। और क्रोमोसोम्स कहां पाए जाते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। जी, न्यूक्लियस के अंदर। अब सेल के न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स जो है दे कंटेन द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। बच्चे की डेवलपमेंट, नशोनुमा के लिए, अफजाइश के लिए, नमूद अफजाइश के लिए जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कुछ लवाजिमात हैं, जो कुछ भी है, वो सारा क्रोमोसोम के अंदर समाया हुआ होता है कि बच्चा कैसा होगा। और ये क्रोमोसोम्स खुद न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यहां पे one pair is sex chromosome। 23 पेयर्स में से एक पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। और बाकी क्या होते हैं? बाकी ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स, रेस्ट ऑटोजोम्स, AUTOSOMES। दिस पेयर इज कॉल्ड एलोजोम। ये ऑटोजोम्स बाकी हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स। और ये सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर जो है, इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी, वेदर इट इज मेल और फीमेल। अब बेटा इसमें क्या है? ये जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, मेल्स में इसकी हालत कैसी है? इन केस ऑफ मेल्स में इसकी हालत क्या है? मेल्स में इसकी हालत यह है, ये ऐसे है, एक्स और वाई की सूरत में, इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। वेल इन केस ऑफ फीमेल्स, जबकि फीमेल्स की सूरत में क्या है? इसकी शक्ल कैसी है? इट इज सेम ऐसे एक्स एंड एक्स। ये फीमेल्स की हालत में है। अब क्या है? अब मसला है डिटरमाइन कौन करेगा सेक्स, मेल या फीमेल। देखो, अगर फर्टिलाइजेशन ऐसे हुई, ये एक्स जाके इस एक्स के साथ फर्टिलाइज हो गया, तो यहां हमारे पास जो प्रोजेनी आई, इट्स एक्स एक्स, दैट मीन्स इट इज अ फीमेल। तो ये फीमेल है। अगर ऐसी पेयरिंग हुई, फर्टिलाइजेशन इस वाई और इस एक्स के दरमियान हुई, तो यहां पे एक्स वाई बनता है, दैट मीन्स इट इज मेल। अब किसका क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है डिटरमाइन करने के लिए सेक्स का? मेल का या फीमेल का? फीमेल के हमेशा 2 एक्स हैं, सेम है, वैसे मेल के ही डिफरेंट हैं। अब मेल का क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है क्या बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अब औरतों पे ये ब्लेम खत्म है, ऐसा नहीं है। ये समझना चाहिए कि males are responsible for the determination of the sex of the baby because male contain 2 different types of chromosomes, X and Y, whereas females contain same type of chromosome, that's X and X। अब fertilized egg में अगर XX पहुंच गया तो फीमेल बेबी बनना है। अगर फर्टिलाइज्ड एग्स में फर्टिलाइजेशन हुई मेल के वाई से और फीमेल किसी एक्स से, तो मेल बेबी होना है। नाउ मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। अब औरतों को किसी दरगाह पे जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे यहां क्यों बच्चियां ही पैदा होती हैं, बल्कि मर्दों को जाने की जरूरत है। क्या वही देखें कि उनका एक्स डिटरमाइन करता है हमें मेल बेबी होना है या फीमेल होना है। नाउ मेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। उम्मीद है आपने अच्छे से सुना होगा। इंशाअल्लाह आगे हम नेक्स्ट क्लास में हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स यानी ऑटोजोम्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। उम्मीद है आपने समझा होगा। थैंक यू।